हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू डेली न्यूज़ एनालिसिस। आज है संडे, सो आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू, नॉट इंडियन एक्सप्रेस। यहाँ पे आदित्य L1 मिशन लॉन्च हुआ, ओके, फ्रॉम PSLV एंड इट्स 59th फ्लाइट। ओके, इट विल ऑल्सो गो अंडरगो 5 मैन्यूवर्स अपने ऑर्बिट के अराउंड, अर्थ के ऑर्बिट में, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं जब हमने चांद पे भेजा था कि ये क्या होता है मैन्यूवरिंग। और ये कहाँ पर प्लेस किया जाएगा? एट द डिस्टेंस ऑफ 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। ओके, और आपको पता है कि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 150 लाख किलोमीटर। ओके, तो हार्डली उसका 1% डिस्टेंस ही कवर कर रहा है ये तो। ठीक है, यहाँ पर कुकी फैमिली से जिनको फोर्सिबली निकाला जा रहा है वहां से, तो नॉट इम्पोर्टेंट अगेन, उस पर ऑलरेडी काफी बात हो चुकी है कुकी और मिताई की लड़ाई पर। यहाँ पर ये जो बोर्ड है, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस बोर्ड सर्विस अथॉरिटी, ठीक है, इसमें इसमें दो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और एक चीफ मिनिस्टर खुद होते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पर इसकी मीटिंग बार बार पोस्टपोन की जा रही है क्योंकि चीफ मिनिस्टर इसको अटेंड नहीं कर रहे हैं। बिकॉज उनको लगता है कि यहाँ पर जो दो अदर्स सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं वो उनके अंडर में तो आते नहीं है, तो सीएम का ओपिनियन तो माइनॉरिटी हो जाएगा, तो इसलिए वो उस बोर्ड की मीटिंग अटेंड ही नहीं कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली बात वहीं आ जाती है, सेंटर स्टेट रिलेशन वाली। नेक्स्ट, बाकी मोस्टली आज पॉलिटिकल न्यूज है। लेट्स सी और क्या काम का है। डिमेंटिया। देखिए, डिमेंटिया क्या होता है? डिमेंटिया एक्चुअली एक अम्ब्रेला टर्म है फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ओके, नेशनल डिमेंटिया एक्शन प्लान इज येट टू बी फॉर्मुलेटेड इन कर्नाटका। कर्नाटका इसको एक हेल्थ प्रायोरिटी बनाना चाहता है। निमहंस वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इससे रिलेटेड सारी डेटा वगैरह कैप्चर करता है। ओके, डिमेंटिया इज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर सेवरल डिजीज अफेक्टिंग मेमोरी, cognitive abilities and behavior that interfere significantly with a person's ability to maintain their activities of daily life. Okay, 2016 में 88 लोग एस्टिमेटेड था कि इतने लोग सफर कर रहे हैं डिमेंटिया से, एंड इट इज प्रोजेक्टेड टू रीच अप टू 1.7 करोड़ बाय 2036। ओके, सो अल्टीमेटली आपको एम्फेसाइज ये करना है कि हमारे यहाँ पर देखिए, एक तो होती है विजिबल डिसेबिलिटी फिजिकल फॉर्म में, ठीक है, जो हमें दिखाई देती है। दूसरी होती है इनविजिबल डिसेबिलिटी, जो जो आप कह सकते हो कि एक तरह की कुछ ना कुछ मेंटल डिसऑर्डर जो हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जनरली क्या करते हैं कि जब भी कोई किसी तरह के डिप्रेशन से गुजर रहा हो, तो व्हाट वी से कि इसके पास विल पावर नहीं है। ओके, ही इज अ वीक पर्सन, बट वी फेल टू अंडरस्टैंड दैट इट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी, एंड इसको हम लोग एक स्टिग्मा की तरह ट्रीट करते हैं। ओके, और अल्टीमेटली इससे होता क्या है कि उस पर्सन का इग्नोरेंस होता रहता है, आइसोलेशन बढ़ता जाता है, एंड वो और ज़्यादा डिप्रेशन में जाता जाता है। ओके, तो कहीं ना कहीं हमें ये जो इनविजिबल डिसेबिलिटी है इस पर ध्यान देने की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो इसी के लिए एक मेंटल हेल्थ केयर बिल लेकर आए थे 2017 में। 2017 में मेंटल हेल्थ केयर बिल भी आया है इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। G20 अभी अपने फाइनल फेज में पहुंच चुका है, तो सभी G20 कंट्रीज के शेरपा, ठीक है, मतलब आप कह लीजिए हर कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव, सभी कंट्रीज के शेरपा यहाँ पर आ चुके हैं। ओके, एंड दे आर कॉन्फिडेंट ऑफ हैविंग ए कंसेंसस ऑन इकोनॉमिक इश्यूज, कि अल्टीमेटली आपको जो कम्युनिक पब्लिश करना होगा लास्ट में, उसमें आप चाहते हो कि कंसेंसस से हो चीज़ें। ठीक है, बट इकोनॉमिक साइड पे तो कंसेंसस से हो जाएंगी, बट अल्टीमेटली खासकर यूक्रेन यूक्रेन का जो इशू है, या फिर क्लाइमेट फंडिंग को लेकर जो इशू है, या डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज में जो आपस में इशू चलते हैं, उसको लेकर कंसेंसस बिल्ड करना मुश्किल दिख रहा है। एंड 3 लोग एब्सेंट रहेंगे यहाँ से, मतलब ये तीनों पर्सनली अटेंड नहीं कर रहे हैं समिट को, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, चाइना एंड मैक्सिको। ओके, इंडिया के G20 शेरपा है मिस्टर अमिताभ कांत। ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ forging joint statement on economic issues, indicating there is no breakthrough on the issue over Ukraine. Okay, यूक्रेन पे कंसेंसस नहीं है। Our declaration will speak the voice of global south. ग्लोबल साउथ ये सब बातें हम कल कर चुके हैं ब्रिक्स की, जब हमने सेपरेट मेंस का लेक्चर देखा था। ठीक है, यहाँ पर जो मैक्सिकन प्रेसिडेंट हैं, ये जब से इलेक्ट हुए हैं तब से इन्होंने कोई भी G20 समिट अटेंड नहीं किया आज तक। ठीक है, ये अपनी जगह किसी और मिनिस्टर को भेज सकते हो, भेजेंगे ऑफकोर्स। ओके, तो रोड ब्लॉक क्या आ रहे हैं इसकी ज्वाइंट
में कंसेंसस बनाने में। पहला तो है यूक्रेन का इशू, दूसरा है बिलियंस और ट्रिलियंस ऑन क्लाइमेट फाइनेंसिंग जो कि डेवलप कंट्री देना पसंद नहीं कर रही हैं। थर्ड इज कि रशिया, चाइना एंड सऊदी अरेबिया। जब G7 समिट हुआ था ना, तो इन तीनों कंट्रीज ने अपोज किया था इम्पोजिशन ऑफ कार्बन एमिशन पीकिंग डेडलाइन बाय G7 कंट्रीज। ओके, तो ऑल दीज थ्री कंट्रीज अपोज कि कोई डेडलाइन सेट करते हैं जब कार्बन एमिशन हमारे पूरी ग्लोबल लेवल पर पीक कर जाएंगे। तो क्लाइमेट पर कंसेंसस बिल्ड करना बहुत मुश्किल काम है। Second is there are differences between developed and developing countries over the language on increasing representation of Global South on the board of international financial institutions like World Bank। कल भी हमने ब्रिक्स के लेक्चर में ये बात की थी कि ग्लोबल साउथ को काफी नेग्लेक्ट किया जाता है जब भी इन ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन की बात आती है ना, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ की, तो इसमें ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को इग्नोर किया जाता है। इसलिए ये जो सऊदी अरेबिया, यूएई या और अदर 23 कंट्रीज जो ब्रिक्स की मेंबरशिप लेना चाहती हैं, उनका एक गोल यही है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पैरिटी मिले हमें। ठीक है, एक वर्ल्ड बैंक का एक ऑल्टरनेटिव बन के उभरे न्यू डेवलपमेंट बैंक, दैट इज ब्रिक बैंक। ऑलराइट, and G7 has also opposed language on condemning the disrespect or destruction of religious texts or sacred books। आपको पता है स्वीडन में कुरान जलाई थी इन्होंने, ठीक है, तो उसको लेके कंडेम किया था G7 में। तो इस पे भी कुछ डेवलपमेंट ने कहा था नहीं नहीं, आप लैंग्वेज अच्छी यूज नहीं कर रहे हो कंडेम करने में। इसके बाद यूक्रेन की बात करते हैं क्योंकि इनके एम्बेसडर यहाँ पर आए हुए हैं। ये कह रहे हैं कि जो 10 पॉइंट पीस फॉर्मूला प्रपोज किया गया है बाय यूक्रेन पीस के लिए, ठीक है, तो इंडिया विल आल्सो बी पार्ट ऑफ इट। दे वेलकम द इंडियन स्टूडेंट्स टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन इन यूक्रेन जो कि डिस्टर्ब हो गई थी। एंड सेकेंड इज दे हैव शिफ्टेड देयर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन सेफर जोन। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है यूक्रेन को, या पड़ेगी, क्योंकि अभी तो वॉर पूरी तरह खत्म नहीं हुए। नॉट ओनली ह्यूमैनिटेरियन, क्योंकि इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड दिया था, सारी एसेंशियल सप्लाईज वगैरह हम लोग भेज रहे थे उनको, ठीक है, बट ऑल्सो बिजनेस टू बिजनेस, क्योंकि इनके यहाँ पे काफी डिस्ट्रक्शन हुआ है जिसको सब कुछ रीबिल्ड करना पड़ेगा। रशियन अटैक ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉज ग्रेट प्रॉब्लम्स। ही थैंक्ड इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एड। India has military equipment from both Russia as well as the Ukraine. He invited Indian companies to take the first mover advantage in reconstruction in a war-torn country. 23% of railways, 7,000 km of road and bridge, 30% of airport infrastructure, 2,000 schools are damaged. Okay, तो इनको जो रिबिल्ड करेंगे उसमें ये लोग इंडिया को इनवाइट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज हमने देखा था कि पंजाब के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी ज़्यादा ड्रग की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो देखिए ऐसे में ना जो रिलीजन होता है ना, या आप कह लीजिए जो रिलीजियस गुरु होते हैं, ठीक है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप रिलीजन यूज़ कीजिए चाहे लॉ का यूज़ कीजिए, आप बस इंसान को गलत काम करने से रोकिए। ठीक है, तो वैसे ही कुछ ये लोग कश्मीर में कर रहे हैं एंड इट्स गुड एफर्ट। First is that religious centers and educational institutions are assuming a new role in Kashmir by doubling up as counseling as well as testing center to curb the fast spreading menace of drugs. Over 10 lakh people were officially designated drug addict by Jammu Kashmir administration. And see, not just men, 1.08 lakh men and 36,000 women found using cannabis. इसके अलावा opioids, abuse sedatives, ये सब यूज कर रहे हैं ये लोग। ओके, तो अल्टीमेटली इसका सॉल्यूशन तो देखिए एक ही निकल के आता है। पहला कि ड्रग्स का जो अराइवल है, जो कि मैंने आपको बताया गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि तो जो ड्रग्स का अराइवल है उस नेटवर्क को ही तोड़ना सबसे पहले ज़रूरी है, ना अवेलेबल होगी ना लोगों को इतनी ईजिली मिलेगी। ओके, सेकेंड है कि उनको आप क्रिमिनल ट्रीट करके अरेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, उनको रिहेबिलिट करने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए रादर देन ट्रीटिंग देम एज क्रिमिनल्स। ओके, एंड थर्ड थिंग इज कि आप जितना ज़्यादा उनको अवेयर कर सकें कि इसके साइड इफेक्ट क्या क्या होंगे आपकी फ्यूचर लाइफ में, वो इम्पोर्टेंट है। एंड लास्टली कि जब तक आप उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, अगर इंसान खाली दिमाग है तो फिर वो गलत चीज़ की तरफ जाएगा। नेक्स्ट, अच्छी पेपर में मोस्टली पॉलिटिकल न्यूज़ है तो इसलिए उन सब में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पर कुछ काम की बात है जो शायद आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ओके, एक रिपोर्ट कह सकते हो आप, माइनर इरिगेशन सेंसर्स, ओके, ये कंडक्ट किया गया था। तो इसमें कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी इज द डोमिनेंट सोर्स ऑफ पावर टू एक्सट्रैक्ट वाटर ओवर डीजल एंड विंड एंड सोलर एनर्जी। ओके, क्योंकि पहले क्या है कि जहाँ पर कई गाँव में
पावर सप्लाई प्रॉपर नहीं था, या आप कह लीजिए कि वोल्टेज उतना प्रॉपर नहीं आता था, तो ज़्यादातर डीजल पे रिलाई करते थे फार्मर्स। ओके, तो अल्टीमेटली उससे क्या होता था, उनकी इनपुट कॉस्ट तो बढ़ती थी, साथ में एक डीजल जनरेटर खरीदने का खर्चा, वो अलग इनपुट कॉस्ट बढ़ाएगा। ठीक है, उसके बाद जो पॉल्यूशन होता था, दैट इज थर्ड थिंग। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रहे हैं rather than diesel. There is a quantum jump from powering only 56% of source in 2011 to powering over 70% in 2017. ओके, और ये डेटा ना, ये प्रेजेंट स्टेट नहीं बता रहा, हो सकता है 76 से भी ज़्यादा बढ़ गया हो, क्योंकि ये कलेक्ट किया गया था 17-18 में। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि ब्लॉक लेवल से कलेक्ट किया जाता है डेटा, तो उसको कंपाइल करना, पब्लिश करना, इट टेक्स अ फ्यू ईयर। However, report does not discuss the causes of the increase of more powerful deep trenching tube wells। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन होता ही है ना, अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो। सेकेंड इज कि सबसे ज़्यादा माइनर इरिगेशन सेंसस में निकल के आएगी, सबसे ज़्यादा ऐसी स्कीम चल रही है उत्तर प्रदेश में, सेकेंड महाराष्ट्र में, थर्ड मध्य प्रदेश में। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। श्रीलंका की बात कर लेते हैं। तो इनकी इकोनॉमिक क्राइसिस तो चल ही रहे हैं, साथ में मैंने आपको जब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बताया था, ठीक है, तो वो यूएनडीपी पब्लिश करता है। तो उसने यही कहा है कि ऑलमोस्ट 55% ऑफ पॉपुलेशन इज वल्नरेबल ऑन ऑल थ्री डायमेंशंस: एजुकेशन, हेल्थ एंड डिजास्टर एंड लिविंग स्टैंडर्ड। और मैंने आपको बताया था ये 12 इंडिकेटर्स यूज करता है। ठीक है, वो हम पॉवर्टी वाले लेक्चर में बात कर चुके हैं। यूनिसेफ रिपोर्ट भी कहती है दैट देयर इज हाई मेल न्यूट्रिशन लेवल अमंग श्रीलंकन चिल्ड्रंस। नेक्स्ट इज, यहाँ पे श्रीलंकन गवर्नमेंट को आईएमएफ की तरफ से $3 बिलियन का पैकेज मिला है। ठीक है, मार्च में। और श्रीलंका क्या कर रहा है कि अपने यहाँ पर डिमांड जनरेट करने के लिए वो लोगों को कैश ट्रांसफर दे रहा है 1.5 मिलियन फैमिलीज को, आउट ऑफ 2 मिलियन जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया एज पुअर एंड एलिजिबल। हाउएवर, critics argue that this targeted social security program amounting to just 0.6% of GDP will prove grossly inadequate। कल की न्यूज़ में था कि ये जो नोबेल प्राइज डिसाइड करती है स्वीडन की एक कमेटी, नोबेल फाउंडेशन, वो बेलारूस और रशियन एनवॉयज को भी बुला रही थी, लेकिन आज उन्होंने अपना स्टैंड रिवर्स कर दिया दैट वी विल नॉट इनवाइट रशियन एंड बेलारूस टू दिस ईयर नोबेल अवार्ड सेरेमनी स्टॉकहोम। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए, यहाँ पर एक टर्म है जो आपके एग्जाम के लिए जानना जरूरी है, दैट इज प्री एक्लेम्पसिया। ये होता क्या है? इट इज a major cause of morbidities during gestation, okay, pregnancy के टाइम पर। Early onset, that is before 34 weeks of gestation, is associated with higher risk of severe disease and fetal mortality। बस इतना ही जानना है इसके बारे में, ये छोड़ दीजिए, ये इतना डेप्थ में आपसे कभी ना पूछा जाएगा ना आपको याद रहेगा, सो डोंट वेस्ट योर टाइम। ये आप यूज कर सकते हो कि जब जो हम लोग कहते हैं ना आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हम लोग अलग अलग फील्ड में कर सकते हैं, तो उसी का एक एग्जाम्पल है टीबी से रिलेटेड। एआई असिस्टेड चेस्ट एक्सरे हैज ए पावरफुल टेक्नोलॉजी टू स्क्रीन फॉर प्रिजम्पटिव टीबी। AI algorithm QXR, it can help detect people with presumptive TB early and is less than a minute। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टीबी आप जितनी जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं उतना बेटर होता है कि जल्दी जल्दी उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। नाउ एटलांटिफिकेशन क्या है? ये एटलांटिफिकेशन नथिंग बट आप जैसे अटलांटिक ओशन में, ठीक है, यहाँ पर वाटर कंपैरेटिवली वार्म होता है एज कम्पेयर टू आर्कटिक ओशन। ठीक है, तो यहाँ से जो वार्म वाटर डाइवर्ट होकर आर्कटिक ओशन में जा रहा है, उसी फेनोमेना को हम कहते हैं एटलांटिफिकेशन। ठीक है, वार्म्स वाटर फ्रॉम अटलांटिक ओशन हैव बीन डाइवर्टेड इनटू आर्कटिक ओशन and this phenomena is called Atlantification that has disturbed ocean stratification in the Arctic and causes heat fluxes that help melting sea ice. Okay, a study shows that the culprit is Arctic dipole. This pattern associated with anticyclonic winds over North America and cyclonic winds over Eurasia. It affects the inflow of water from North Atlantic through the Fram Strait। ये स्ट्रेट अपने मैप पे लोकेट कर लीजिएगा प्लीज, मैं आज नहीं दिखा रहा हूँ मैप पे, या मैं किसी अगले लेक्चर में आपको दिखा दूंगा फ्राम स्ट्रेट का है। ठीक है, ये इस तरह की चीजें प्रीलिम्स में आपको दे दी जाती हैं और फिर आपको आइडिया नहीं होता किस रीजन में, तो दिक्कत होती है। नेक्स्ट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो देखिए दोनों चीज ये ऑलमोस्ट सेम ही साथ में आती हैं।
एक होती है एंटी डंपिंग ड्यूटी और एक होती है काउंटर वैलिंग ड्यूटी, जिसे हम बोलते हैं सीवीटी। तो दोनों का वन लाइन में मतलब जान लीजिए। जैसे एंटी डंपिंग यानी कि सपोज चाइना हमारे यहाँ पर कोई प्रोडक्ट 100 रुपीज में बेच रहा है, ठीक है, मतलब वो चीज़ हमारे इंडिया में उसके यहाँ पे बना हुआ प्रोडक्ट आके 100 रुपीज में सेल हो रहा है, बट यही प्रोडक्ट चाइना अपने खुद के डोमेस्टिक मार्केट में 120 रुपीज का बेचता है, ठीक है। यानी कि आप एक तरह से डंपिंग कर रहे हो। क्या आप जो अपने मार्केट डोमेस्टिक मार्केट में जो रेट है उससे भी कम रेट में इंडिया में बेच रहे हो, क्यों? बिकॉज यू वांट टू कैप्चर दी मार्केट ऑफ इंडिया, और यहाँ के जो इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको आप डिस्प्लेस कर देना चाहते हो। ओके, तो ऐसे में जब हमारे यहाँ पे ये चीज़ 100 रुपये आ रही है ना, तो फिर इस पे गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगी +20 रुपीज़, या और ज़्यादा भी लगा सकती है, ताकि हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं उनको लॉस ना हो, ठीक है, ताकि ये चीज़ यहाँ पे या तो 120 की बिके या उससे ज़्यादा की बिके। ऑलराइट, ये होती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी ये तब लगाई जाती है जब सपोज चाइना में वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को कुछ सब्सिडी दी हो मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है, ताकि उससे क्या होता है कि अगर वहाँ पे सपोज कि उनको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी फ्री दी जा रही है, ठीक है, या किसी भी तरह की सब्सिडी, तो उससे क्या होगा कि उनकी जो इनपुट कॉस्ट है उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, वो इनपुट कॉस्ट कम होगी, तो अल्टीमेटली उनका जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी फाइनल कॉस्ट भी कम होगी और वो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, और वो इंडिया में आके सस्ता बिकेगा क्योंकि बना ही सस्ता है। लेकिन ऐसी कोई सब्सिडी हम तो नहीं दे रहे ना अपने यहाँ, तो हमारी प्रोडक्शन कंपनी उसके साथ कॉम्पीट नहीं कर पाएंगी। तो इस सब्सिडी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग एक ड्यूटी लगाते हैं जिसे कहते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ओके, तो ये फर्क है दोनों में, एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी। व्हाट एल्स? बाकी कुछ नहीं है। ओके, सो छोटा सा ही डिस्कशन था आज, क्योंकि काफ़ी हद तक तो पॉलिटिकल न्यूज़ ही है। जब से वन नेशन वन इलेक्शन की बात हुई है तब से इसी तरह की न्यूज़ ज़्यादा आ रही है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।